This conference will now be recorded. जी कीजिए। चले जनाब शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दिया था विच वाज क्लास वर्क नंबर 19। हो गया? हो गया। और बाकी मैंने आपको दो और क्वेश्चंस दिए थे, याद है आप सबको? दो और क्वेश्चंस थे, वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस कर लेंगे क्लास वर्क 14 एंड 15। ठीक है, 14 एंड 15 असल में पिछले हमारे पार्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको। अच्छा जनाब, अब कल हम लोग एक छोटी सी डिस्कशन कर रहे थे और मैं जरा स्किप करूंगी किस चीज को। मैं जरा ये जो कुछ बीच में क्वेश्चन जो है हम इनको करेंगे, लेकिन अभी जो है वो मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस वाले पॉइंट पर आना है। कल हम लोग की डिस्कशन हो रही थी कि अगर सना ने पूछा था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हो, है ना, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जी नॉर्मली तो एक ही लिमिटिंग फैक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होगा तो फिर हम किसको सिलेक्ट करेंगे? उसके लिए हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपका है पेज नंबर 384। ठीक है, पेज नंबर 384 पे आपको ये नजर आ रहा है, देयर इज अ की पॉइंट एंड एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर आपके पास रूल क्या बनता है? रूल आपको ये बनता है, फॉर एग्जांपल दो, वाकई में दोनों जो है वो आपके पास क्या है, कम है। मैंने क्या, आप दोनों के केस में, मशीन आवर्स के केस में भी और लेबर आवर्स के केस में भी आप बाउंड हो। ठीक है, आपके पास मसले आ रहे हैं, ना मशीन आवर्स इतने हैं ना लेबर आवर्स इतने हैं, तो फिर उसमें क्या रूल है? जनरली हम फिर क्या करते हैं, अब हमें काम तो करना है ना, हम अब हमें प्रोडक्शन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है। अब हम किस बेसिस पे बनाएंगे? जनरली जो उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा कम होगा, यानी कि जिनके नंबर ऑफ आवर्स कम होंगे, यानी कि जो बहुत ज्यादा ही लिमिटिंग, कुछ ज्यादा ही हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, इन अदर वर्ड्स, हम उसको ट्रीट कर लेंगे एज आर मेन, एज आर रियल लिमिटिंग फैक्टर। अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आपको आइडियली एक ही बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया हुआ है, इफ देर आर टू लिमिटिंग फैक्टर्स, treat each limiting factor independently and generally the factor with less production is the real limiting factor. ठीक है, however when production preference is different for different limiting factors you would have to use linear programming which is not a part of our current curriculum. ये क्या है कि मैंने आपको ये बात बताई कि नॉर्मली अगर हमारे सिलेबस में क्या चीज है कि अगर आप कोई सा भी लिमिटिंग फैक्टर उठाते हो तो उससे रैंकिंग सेम ही आए। ठीक है, ये आपका जनरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप जो सा भी लिमिटिंग फैक्टर उठाते हो तो उनमें जो मल्टी प्रोडक्ट्स की हम बात कह रहे हैं, तो जो मल्टी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ए बी सी वही रैंकिंग आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मशीन आवर और लेबर आवर्स जो है दोनों आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, आप भले मशीन आवर से रैंकिंग करो, भले लिमिटिंग फैक्टर से रैंकिंग करो, रैंकिंग आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, दोनों सिनेरियोज में रैंकिंग आपकी सेम आनी चाहिए। अगर तो रैंकिंग डिफरेंट आती है तो फिर तो और कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि मशीन आवर से करते हैं तो हमारे पास अगर हम मशीन आवर्स को कंसिडर करते हैं तो हम पहले प्रोड्यूस करेंगे सी, फिर बी, फिर ए। लेकिन अगर हम लेबर आवर्स को कंसिडर करें, वो भी लिमिटिंग फैक्टर है, वो भी लिमिटेड है, वो भी इतने अवेलेबल नहीं है, उनमें भी शॉर्टेज है, तो फिर हम प्रोड्यूस पहले करते हैं ए बी सी। ठीक है, तो सी बी ए बी सी इस तरह से रैंकिंग हो रही है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब अगर इस तरह से हो जाए कि जी रैंकिंग भी सेम आ रही है व्हाटसोएवर, तो फिर आपने कौन सी जो है उसको अपना मेन लिमिटिंग फैक्टर कंसिडर करना है। ठीक है, जनरली द फैक्टर विद लेस प्रोडक्शन इज द रियल लिमिटिंग फैक्टर। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया कि प्रोडक्ट एक ही हम बात कर रहे हैं, सेल्स डिमांड है उसकी 1000 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट में 3 मशीन आवर्स लगते हैं और 2 लगते हैं क्या, लेबर आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो हमें कितने रिक्वायर्ड है? 3000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास 3000 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है और 2000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल वो कह रहा है 800 और 900। ठीक है, तो फिर हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे? हम इसमें से बेस्ड ऑन द अबव एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे हम, सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे हमारे पास हम बेसिकली ये देखेंगे, हमारे पास मशीन आवर्स अवेलेबल है 2400।
ठीक है, ये मशीन आवर्स अवेलेबल है, और ये लेबर आवर्स अवेलेबल है 1800। अब हमें नजर आ रहा है कि वो अवेलेबिलिटी से शॉर्ट है ना। यहाँ पे देखिए आपके पास अवेलेबल मशीन आवर्स हैं 2400, अवेलेबल लेबर आवर्स है कितने 1800। अब दोनों हमें शॉर्ट नजर आ रहे हैं। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है 3000, अवेलेबल है 2400। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है 2000, अवेलेबल है 1800। अब हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि जो आवर्स कम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं, इसमें आपको क्या कह रहा है, जनरली द फैक्टर विद लेस प्रोडक्शन इज द रियल लिमिटिंग फैक्टर। अब आपने ये देखना है कि अवेलेबल मशीन आवर्स और अवेलेबल लेबर आवर्स से को यूज अगर हम करते हैं इंडिविजुअली, सेपरेटली आपने देखना है, तो आप कितने मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि जी मशीन आवर्स मेरे 2400 है, हर यूनिट पे मुझे 3 घंटे लगने हैं मशीन आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं मैक्सिमम 800 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ मशीन आवर्स को इस्तेमाल करके, ठीक है। फिर मैं लेबर आवर्स देखती हूँ, लेबर आवर्स मेरे मैक्सिमम 1800 है, ठीक है। हर यूनिट पे मेरे 2 लेबर आवर लगना है, तो उसमें मैं कितने यूनिट्स मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ 900। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब आपने जो प्रोडक्ट अल्फा मैन्युफैक्चर करना है वो तो कॉम्बिनेशन होगा, है ना, दिट विल बी अ कॉम्बिनेशन, इसमें मशीन आवर्स भी इस्तेमाल होंगे, इसमें लेबर आवर्स भी इस्तेमाल होंगे। तो मुझे बात बताएं, आप दोनों मशीन आवर्स और लेबर आवर्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, मशीन आवर्स भी लग रहे हैं, लेबर आवर्स भी लग रहे हैं, आप खुद जरा मुझे लॉजिकली सोचकर बताएं, ज्यादा से ज्यादा आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हाँ जी, आप 800 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकोगे ना, आप 800 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकोगे, 800 से ज्यादा जा ही नहीं सकते। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब आप 800 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो होगा क्या, आपके मशीन आवर्स तो टोटली कंज्यूम हो चुके होंगे, है ना। 800 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए, आपके मशीन आवर्स जितने भी अवेलेबल थे वो आपने सारे कंज्यूम कर लिए, 800 यूनिट्स पे अभी भी लेबर आवर्स पड़े रहेंगे, लेकिन आपके लिए वो लेबर आवर्स किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ लेबर आवर्स से काम नहीं करना, है ना। आपने तो मशीन, आपकी तो मशीन आवर्स भी लग रहे हैं, आपको तो लेबर आवर्स भी लग रहे हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट, इज दैट क्लियर। तो बिल्कुल उसी तरह की बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि एक फिनिश प्रोडक्ट में मटेरियल ए भी लगना है, मटेरियल बी भी लगना है ना। अब मेरे पास एक एक किलोग्राम लगना है मटेरियल ए का भी, मटेरियल बी का भी। अब मेरे पास स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है, मटेरियल ए पड़ा हुआ है 50 किलोग्राम, मटेरियल बी पे पड़ा हुआ है 100 किलोग्राम, ठीक है। अब मैंने एक एक यूनिट में इस्तेमाल करके, एक एक किलोग्राम में इस्तेमाल करती गई अपने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मटेरियल ए जब सारा का सारा कंज्यूम हो गया 50 किलोग्राम, अभी भी मटेरियल बी 50 किलोग्राम पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे वो किसी काम का ही नहीं है अभी, है ना, वो एम ही पड़ा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपने जो फाइनल प्रोडक्ट में दोनों मटेरियल इस्तेमाल करने थे, मैंने मैक्सिमम मैं उनमें कितना मैं यूटिलाइजेशन कर सकती थी, 50 किलोग्राम ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल बी ईच, इज दैट क्लियर। तो मैक्सिमम फिर आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो, दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप 800। तो इसमें आपको आई होप रूल याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये अब समझ भी आ गई इसकी लॉजिक कि द फैक्टर विद लेस प्रोडक्शन इज द रियल लिमिटिंग फैक्टर। और मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसके इस पूरी एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि भले हम लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स से रैंकिंग करें, भले हम लेबर आवर्स से रैंकिंग करें, हमारी रैंकिंग सेम आएगी। अगर तो मशीन आवर और लेबर आवर से रैंकिंग डिफरेंट आती है, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, इज दैट क्लियर। ये बात मैंने कल भी आपको बता दी थी, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब आप अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कितने यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे, 800 मशीन आवर्स, है ना, 800 मशीन आवर्स को फिर आप अपना जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे उसके अंदर होगा क्या, बैलेंस के कॉलम में आप क्या डालेंगे, 2400 मशीन आवर्स, है ना। 2400 मशीन आवर्स जैसे ही कंज्यूम हो जाएंगे, आप कहेंगे कि जी हमारा काम खत्म। और उसमें आपको पता है कि 2400 मशीन आवर्स में ऐसा हम काम कर रहे हैं कि उसमें लेबर आवर अबंडेंस में, है ना। जैसे ही मशीन आवर्स हमारे 100% कंज्यूम हो जाएंगे, हमारे पास लेबर आवर फिर भी पड़ा हुआ होगा। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि फिर उस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में आपके बेसिकली लेबर आवर्स भी साथ साथ मतलब वो लगते जाएंगे, वो तो आपके खैर कोई मसले वाली बात है ही नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हाँ जी, इज दैट क्लियर। अब हम जरा क्लास वर्क नंबर 24 करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है।
चलें ये फिर हम बाद में कर लेंगे, हम अब ऑर्डर से चलते हैं, ठीक है। तो क्लास वर्क नंबर 19 हमने कल होम असाइनमेंट में कर लिया था। शाहरुख आप कुछ कहना चाह रहे थे जनाब, जरा कहिए क्या कहना चाह रहे थे आप। हाँ जी शाहरुख, आई एम वेटिंग फॉर यू बच्चे। चले आप अपना लिखें, जो भी आप टाइप करें, जो भी आप टाइप करना चाह रहे हैं। हम जल्दी से आ जाते हैं क्लास वर्क नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। चले जनाब, अब आपके पास अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से 9:30 सही नहीं है, चले 10 कर लेंगे, 10 बजे कर लेंगे जब आपकी बाकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। मेरे ख्याल से सुबह ही सुबह फारग हो जाए तो अच्छा है। फिर भले मैं 2 घंटे की क्लास रखूँ, 3 घंटे की क्लास रखूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट, मतलब वेस्ट तो खैर बात है कि क्लास में तो टाइम वेस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर ये होता है ना कि अगर मैं 3 घंटे की भी क्लास रखती हूँ तो आप लोग 12-1 बजे तक फारिग हो जाएंगे, और फिर यू विल हैव द रेस्ट ऑफ योर डे ऑफ फॉर स्टडीज, राइट। तो मेरे ख्याल से तो सुबह वाला जो है ना शाहरुख ज्यादा फीजिबल है, बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इतनी सुबह भी नहीं रखनी कि बच्चे उठे ही ना, अनस 10 बजे इज फाइन, ना मेरा ना आपका, ठीक है। चलें क्लास ऑफ 20 पर आते हैं। AAD company's budgeting department has compiled the following data for decision making. प्रोडक्ट आपको बता दिया गया है, एबीसी है, डिमांड इन यूनिट्स 1500, 2200, 3700, एवरेज सेल प्राइस है जी 318, 421, 280, मटेरियल पर यूनिट इतना है, लेबर पर यूनिट इतना लगना है, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इतने हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। चलें जनाब आगे चलते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 100 यूनिट्स, यानी कि गारंटीड मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो अपने उसके अंदर जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हमने बनाना है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के अंदर पहले तो हमने ये 100 यूनिट्स एबीसी के एज इज लिख लेना है, ठीक है। The company has rupees 800,000 working capital in hand and a running finance line of rupees 500,000 at 24% per annum cost. हाँ जी, ये क्या रनिंग फाइनेंस लाइन क्या होती है? What is meant by running finance? पता है किसी को? हाँ जी, रनिंग फाइनेंस क्या चीज होती है? पढ़ा हुआ है सबने, ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, इंट्रो FAR 1 में। बोरोइंग इसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंट्रो टू अकाउंटिंग। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? क्या होता है ये? आप बैंक से अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स को मीट करने के लिए, वो होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस मौजूद है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल है आपके पास, आपको पेमेंट करनी पड़ गई 1.5 लाख की, पड़ा हुआ कितना अकाउंट में? 1 लाख। अगर आपकी बैंक के साथ अरेंजमेंट हुई हुई है, ये अरेंजमेंट बता रहा है कि हम अप टू 5 लाख रुपीज बोरो कर सकते हैं, अप टू 5 लाख रुपीज हम ओवर ड्रॉइंग कर सकते हैं। हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख का, हमें 6 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो हमें हमारे पास कितना शॉर्ट है? पैसा कितना शॉर्ट है? हमारे पास 5 लाख रुपए शॉर्ट है। तो वो ये कह रहा है कि भले आपके पास 1 लाख रुपए मौजूद है बैंक अकाउंट में, आप 6 लाख का चेक अगर दे देते हैं तो हम उस पेमेंट को ऑनर कर देंगे, हम 5 लाख अपनी तरफ से डाल देंगे। तो उसने आपके साथ, आपने उसके साथ अरेंजमेंट ये की हुई है बैंक के साथ कि एट एनी पॉइंट अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जो भी, हम अप टू 5 लाख रुपीज जो है वो आपसे बोरो कर सकते हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे, मैंने 6 लाख रुपए का चेक दे दिया, वो उसी दिन पेमेंट भी उसको हो गई, है ना। 1 लाख मेरे अपने लगे, बाकी 5 लाख बैंक ने दे दिए। फिर अगले दिन या अगले हफ्ते जब मुझे कहीं से पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक पहले क्या करेगा? पहले अपने पैसे उसमें से काट लेगा, है ना। पहले उस लोन की रीपेमेंट होगी और बाकी सारा मेरे बैंक अकाउंट में डल जाएगा, ठीक है।
तो होता इसमें क्या है, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली थोड़ा बता रही हूँ। होता इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल आपने 4 लाख रुपीज ओवरड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, 4 लाख रुपए ओवरड्रॉ किए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। फॉर एग्जांपल कल के दिन 27 जनवरी को आपके पास ये पोजीशन थी, ठीक है, क्या पोजीशन थी कि बैंक आपका ओवरड्राफ्ट था, आपने बैंक बैलेंस अपना ऑनलाइन चेक किया तो आपको नजर आ रहा है कि भाई आपने 4 लाख रुपए का उधार लिया हुआ है। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात पता भी है, आपको तसल्ली भी रहेगी, 29 जनवरी को अब आपको पता है कि एक डेटर ने आपको 1 मिलियन रुपीज पे कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, 1 मिलियन रुपीज में से 4 लाख रुपए तो बैंक ओडी के, मतलब ये जो नेगेटिव बैलेंस है, ये क्या होगा मेरे पास अब अल्टीमेटली 29 जनवरी को जब मैं अपना बैलेंस देखूंगी तो वो 1 लाख रुपीज नहीं होगा, है ना, वो बल्कि कितना होगा, 6 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? मेरा जो बैंक बैलेंस है, और ये बात समझ में भी आती है, जो नॉर्मल मैथ है कि नेगेटिव 400,000 है, उसमें प्लस कर रहे हैं 1 मिलियन, तो आंसर आ रहा है 6 लाख। तो ये 6 लाख क्यों है बैंक अकाउंट में, मुझे तो 1 मिलियन रुपीज मिले, मुझे तो 10 लाख रुपीज मिले, तो हुआ क्या है, 1 लाख में से 4 लाख बैंक के उसने अपने एडजस्ट कर लिए, और बाकी 6 लाख जो है एक्स्ट्रा वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए, डेबिट क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, ठीक है। तो इसी तरह से हर रोज फ्लक्चुएशन आती रहेगी, ठीक है, किसी दिन एकदम से इतना नेगेटिव में बैलेंस चला गया, अप टू 5 लाख रुपीज आप कह रहे हो कि जी आप नेगेटिव में जा सकते हो, आपने ये अरेंजमेंट की हुई है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 5 लाख की अगर अरेंजमेंट हुई हुई है तो 5 लाख ही होगा, वो उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा बस, ठीक है। हो सकता है पूरा महीना गुजर जाए और हम कभी बैंक ओवरड्राफ्ट में जाए ना, तो जब भी जाएंगे तो उसपे कितना इंटरेस्ट लगेगा, हर दिन के बेसिस पे 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी जब इस चीज को देखोगे तो होगा क्या, आप जब इंशाल्लाह ऑडिट करने जाओगे एंटिटीज में, और आपको शुरू शुरू में नॉर्मली जो जूनियर्स को यही दिया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स वगैरह की चीजें देखना, ऑडिट करना उन सबको, तो आप ये देखोगे कि जी अगर तो आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, यूल हैव टू, पहली बात तो ये कि यूल हैव टू स्टडी द होल फैसिलिटी के भाई क्या अरेंजमेंट्स हुई हैं, उसमें मॉर्टगेज भी थोड़ा बहुत रख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस में, फिर उसमें इंटरेस्ट रेट भी दिया होता है, पर उसकी कैलकुलेशंस भी होती हैं, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली जो है वो क्लाइंट भी शेयर करेगा कि भाई जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है बैंक ओडी पे वो किस तरह से निकला, कि भाई हमारे फलाने 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 दिन जो है वो हमारे इतने 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 रुपए का ओवरड्राफ्ट था, तो उस पर आपने परसेंटेज अप्लाई कर देनी है, ठीक है, या हो सकता है उनका दूसरा कोई और तरीका, ठीक है जनाब। तो वो अग्रीमेंट से आपको पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, तो वेरी इंटरेस्टिंग एक फेज होता है, तो इसमें जब आप इसको ऑडिट करने जाते हो तो मजा भी आता है, ठीक है। वैसे तो पूरा ऑडिट करने में मजा आता है अगर बात समझ आ रही हो अगर क्लाइंट मसले कर रहा हो ना तो फिर तो इंतहा से ज्यादा इट बिकम्स वन हेल ऑफ अ नाइटमेयर, ठीक है, लेकिन उसमें वही बात है, ज्यादातर क्लाइंट्स जो है आपको तो मसले ही करते हैं, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वैसे वो कम कम ही होते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस, यू विल हैव टू बी वेरी एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग, you'll have to be very sharp। क्लाइंट बात कुछ और करता है और पेपर में कुछ और होता है, ठीक है, वर्बली वो कुछ और कह रहा होता है और जब पेपर पे आते हैं तो पता लगता है कि जी ये बात तो असल में है नहीं, जब आप उसको वेरीफाई करते हो, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी शार्प, यू हैव टू बी वेरी, आपको थोड़ा सा जो है अपनी अकाउंटिंग के ऊपर बहुत हाई कमांड होनी चाहिए, ठीक है, और ऑडिट स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स ये सारी आपकी बड़ी जरूरी होनी चाहिए। चले जी, तो अब हम जरा आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, द कंपनी हैज 8 लाख वर्किंग कैपिटल इन हैंड एंड अ रनिंग फाइनेंस लाइन ऑफ ₹5 लाख एट 24% per annum cost. Production lead time and sales recovery period is estimated at 1 year. Administrative and marketing expenditure per annum are 152,772,842 respectively. ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई ना आपकी। ओपनिंग स्टॉक कैरी द सेम यूनिट कॉस्ट एज गिवन फॉर करंट ईयर, तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, 172 प्लस 76 इंटू 50, ठीक है, 172 इंटू प्लस 173 इंटू 50, 172 इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी कि 0 ओपनिंग स्टॉक तक। क्लियर होगी बात? तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, यू कैन कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे बात गौर से सोच के बताइएगा जरा, इधर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है, मटेरियल, अच्छा कहीं पे लिखा हुआ है कि हमारे पास मटेरियल जो है ना वो इतने किलोग्राम मटेरियल हमारा लिमिटेड है, अवेलेबल है,
ऐसी कोई बात कहीं लिखी हुई? अच्छा, मटेरियल अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल कितना है? कैपिटल आपका लिमिटिंग फैक्टर है। वेरी गुड मुनीबा, कल हमने ये बात देखी थी कि नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल, मशीन आवर, लेबर आवर, जनरली हमने बात की थी। हाँ जी, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? मैंने कल आपको हमने डिस्कस किया था ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या क्या है? क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ह्यूमन इंटेलेक्ट हो गया, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, रिसोर्स। कैपिटल यहाँ पे आपका लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हमने अभी देखना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। This conference will now be recorded. चले जनाब, तो इधर अब हमने किस तरीके से करना है, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे कैपिटल आपका मेन लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अब वही अपनी जो है वो इसको मैं बता देती हूँ, ये हमने कौन सा किया था, पेज नंबर 381। एग्जाम्पल कौन से पेज पे थी जो हमने किया था, मोर देन वन, ये है पेज नंबर 384, ठीक है। चलें, अब हम वापस से आ रहे हैं किधर, अब हम क्लास वर्क नंबर 20 पर आ रहे हैं। क्लास वर्क नंबर 20 में पहली बात तो ये कि हमने यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर अपना डिटरमिन कर लिया, अपना कैपिटल या फाइनेंस व्हाटएवर जो भी कहे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, है ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, राइट। तो अब जरा देखते हैं इसको, इस सिनेरियो में हमारा लिमिटिंग फैक्टर को हम किस तरह से असेस करेंगे। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या गिवन है, ए बी सी की सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है 318, 421, 280, ठीक है। 318, 421 एंड 280, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बारी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। वेरिएबल कॉस्ट में आपको मटेरियल और लेबर दिया हुआ है 172 और 76। इसको मैं टोटल कर रही हूँ, उसकी वजह ये है बेटा वो बताएगा कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर होगा सवाल के अंदर, तो ही हम क्वेश्चन अपनी तरफ से तो कोई नहीं अज्यूम कर सकते ना। मतलब इतना भी आप वो मत समझें कि वो बिल्कुल ही हर चीज जो है वो वेग छोड़ देगा। मतलब प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे, उसमें रेलेवेंट डेटा गिवन होगा। लिमिटिंग फैक्टर जब तक आपको पता नहीं होगा आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आ गया सीएम पर यूनिट, ठीक है जनाब। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट 170, अच्छा सबकी 172 है, ठीक है। इसको तो मैं सबको फिर कॉपी कर लेती हूँ, 172 यहाँ पे मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी टोटल किया है, उसकी एक वजह है, जरा कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। 173 और 32, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास रिस्पेक्टिव आ गई, ये कॉपी कीजिए। ये सारा डेटा मैंने क्वेश्चन से पिक किया है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे सीएम पर यूनिट निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 70, 76 और 76, ठीक है। अब देखे ना, अब अगर मैं सीएम पर यूनिट के बेसिस पे अपना करूं डिसीजन मेकिंग करूं, तो मेरे पास यहाँ पे रैंकिंग में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ सकता है ना। बी और सी की सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है ना। अब हमने कैलकुलेट करना है सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर, यस। अब लिमिटिंग फैक्टर तो है यहाँ पे क्या, फाइनेंस, है ना। तो हम किससे करेंगे, अब फाइनेंस में पहली बात तो ये कि अब जब आपके पास फाइनेंस या कैपिटल आपका हो जाता है लिमिटिंग, ठीक है, तो फिर आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉस्ट, ठीक है। अब मैं इसकी लॉजिक भी आपको समझाती हूँ। तो इधर देख लें क्या आपके पास होगा, सीएम पर यूनिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100, आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो सीएम आपने बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखें बात भी लॉजिकल है ना, बात भी आपकी लॉजिकल है। मैं अगर आपको ये कहूँ, मैं बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ,
मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास 100 रुपए का कैपिटल है, ठीक है। अब 100 रुपए के कैपिटल को ही आपने इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप ए, बी और सी को मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। मैं अगर आपको ये कहूँ, यानी कि आप टोटल खर्चा कितना कर सकते हैं, टोटल आप कॉस्ट कितनी, यानी कि 100 रुपीज से आपने खर्चे ही कर रहे हैं ना, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, यस और नो, है ना। यहाँ पे दो वेरिएबल कॉस्ट है रेलेवेंट टू फॉर आवर डिसीजन मेकिंग राइट नाउ, फिक्स तो फिक्स ही रहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब मैंने आपको 100 रुपए दे दिए और मैंने आपको ये कहा कि अब आपने इनसे 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स के मटेरियल लेबर के खर्चे आपने नहीं 100 रुपए से करने हैं, यस और नो। तो पहले आप ये मुझसे पूछेंगे कि भाई मैं एबीसी के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूं, मैं पहले प्रेफरेंस किसको दूं। तो मैं आपको ये कहूँ, ये तो आप खुद ही कैलकुलेट करें ना कि कौन सा मटेरियल आपको पर यूनिट पर रुपी ऑफ कॉस्ट पे ज्यादा रिटर्न देता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। ऐसा कौन सा मटेरियल है, मैं 1 रुपए जिसकी कॉस्ट इनकर करूं तो वो मुझे उस 1 रुपए पे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो बात समझ आ रही है आपको। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज की टर्म्स में। तो हम क्या कह रहे हैं, इधर देखिए जरा, हम ये बात कह रहे हैं कि 70 रुपी पर यूनिट का वो मार्जिन कमा रहा है और 1 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी वेरिएबल इनकर हो रही है, 248, ठीक है। 1 यूनिट पे लिमिटिंग फैक्टर कैपिटल है, लेकिन उसके अंदर हमने कैपिटल को लगाना किस ऑर्डर में, आप ये डिटरमिन कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, एक तरीका है, इसको नोट डाउन कर लें बस, ठीक है। आपने पर रुपी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आपने ये देखना है कि मुझे रिटर्न कितना मिलता है, मैं कितना खर्चा करती हूँ, मैं जिस यूनिट पे कम खर्चा करके ज्यादा रिटर्न कमाऊंगी तो मैंने कैपिटल उस यूनिट पे ज्यादा अप्लाई करना है, उस प्रोडक्ट पे ज्यादा लगाना है। बात समझ आ रही है, क्योंकि वो कैपिटल मैंने अल्टीमेटली कहाँ इस्तेमाल करना है, मैंने वो कैपिटल अल्टीमेटली अपनी खर्चों पे ही यूटिलाइज करना है, मैंने अपने खर्चे उसमें से निकालने, और कौन से रेलेवेंट खर्चे अभी इस पूरे सिनेरियो में निकालने, मैंने मटेरियल और लेबर कॉस्ट पे लगाने। अगर वेरिएबल ओवरहेड होता तो वेरिएबल ओवरहेड भी ले लेते। इज दैट क्लियर, यस और नो। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन होता तो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन भी कर लेते, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो सारे वेरिएबल कॉस्ट का आपने टोटल लेना, ठीक है। क्या समझ नहीं आ रहा, इधर देखिए, पहले इसको जरा सॉल्व करें फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ उसको। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, 70/248 into 100 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर लें तो ज्यादा आसान है। ये आपके पास आ रहा है 28.23%, इसको बल्कि मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। फिर ये आपके पास क्या आ रहा है, 76/345 into 100, तो ये आपके पास आता है 76/345 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आपके पास आ जाता है 22.03, और ये आपके पास आ जाता है 76 डिवाइडेड बाय 204 into 100, ये आपके पास फिगर आ जाती है 76/204, 37.25%। हाँ जी। अब जरा पहले मैं परसेंटेजेस का एनालिसिस करूं, फिर शायद इंशाल्लाह आपको होपफुली बात समझ में आ जाएगी। ये क्या मुझे परसेंटेजेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। ए के ऊपर आते हैं। ए मुझे क्या बता रहा है कि मैं हर 1 रुपए के खर्चे के ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 28.2%। एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ मुझे ए मैन्युफैक्चर करने का क्या बेनिफिट है, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई 11वें यूनिट को मैं मैन्युफैक्चर क्यों करूं, आप जस्टिफाई करें। आप मुझे ये कहेंगे कि भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने की वजह से आपको जो है 28.2% का रिटर्न मिलेगा। आप ठीक है, मैं आपको ये कहूंगी भाई एक यूनिट एक्स्ट्रा मैं मैन्युफैक्चर करूं प्रोडक्ट ए का, मुझे तो खर्चा ही पड़ेगा, मेरा तो क्या हुआ, मेरा तो कैपिटल उसमें लग रहा है ना, मेरा तो फाइनेंस उसमें जा रहा है। तो आप मुझे जस्टिफाई करके बताएं कि मैं क्यों खर्चा करूं प्रोडक्ट ए के ऊपर। तो आप मुझे ये कहेंगे कि ठीक है जी आपका खर्चा तो हो रहा है, लेकिन उस खर्चे के ऊपर आपको 28.2% का रिटर्न भी तो हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो हमने जो अपना कैपिटल रखा हुआ है वो किस लिए रखा हुआ है, हम कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करते हैं, खर्चों के लिए तो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने बेसिकली ये देखना है कि हम कितने अच्छे तरीके से कौन से प्रोडक्ट को के ऊपर रिटर्न कमा रहे हैं, हम उस पर पैसा तो लगा रहे हैं, पैसा लग रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये कैपिटल ही तो लग रहा है अल्टीमेटली। ए बी और सी पे
वन एक्स्ट्रा यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैपिटल जो लगाना पड़ रहा है वो क्या है, 248, 345 एंड 204। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो ये कैपिटल से हम रिलेट कर रहे हैं ना इस चीज को, और कैपिटल ही हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो अभी जो हमने ये चीज कैलकुलेट की है, तो हमने सिर्फ रैंकिंग को कैलकुलेट, मतलब रैंकिंग को डिटरमिन करने के लिए कैलकुलेट किया ना, है ना। ये तो हम सिर्फ रैंकिंग कर रहे हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर हमारा कैपिटल, अगर हमारा फाइनेंस लिमिटिंग है, अगर हम खर्चा यानी कि कॉस्ट एक लिमिटेड तरीके से ही इनकर कर सकते हैं। तो मुझे बात बताएं, आपको मैं अगर ये बताऊं कि जनाब ये 3 शेयर्स हैं आपके पास, ऑप्शंस है ना, उन शेयर्स में अब आपने पैसे लगाने हैं, आपने पैसे लगाने या नहीं लगाने, है ना। आप जब शेयर्स का एनालिसिस करते हो तो आप उस टाइम तो कैलकुलेट करते हो कि भाई मैं जो खर्चा करूंगा, हर 1 रुपए के खर्चे पे मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो कंपनी ए बी सी तीनों शेयर्स के, तीनों कंपनीज के शेयर्स अगर आपके सामने रख दें तो आप तो सबसे प्रॉफिटेबल शेयर को जाओगे ना। लगाने आपने 10 रुपए, 10 रुपए का आपने कोई एक शेयर खरीदना है। अब उस 10 रुपए से सबसे ज्यादा रिटर्न आपको किसको मिलेगा, किस पे मिलेगा, आपने उसके ऊपर जाना है। ये बात समझ आ रही है ना आपको? तो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई करें, वही वाली चीज है, कैपिटल आपने इन तीनों प्रोडक्ट्स पे लगाना है। तो हर 1 रुपए के कैपिटल के ऊपर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न जो प्रोडक्ट देगा उसी को आप प्रेफर करोगे, सिंपल एज दैट। तो जहां पे आपका कैपिटल लिमिटिंग फैक्टर हो जाए, वहां पे आपने लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली कैल्शियम पर लिमिटिंग फैक्टर के लिए क्या कैलकुलेट करना है, रैंकिंग करने के लिए याद रखिएगा ये 28.2%, 22.03% और 37.25% आपने कैलकुलेट किया रैंकिंग के लिए। जी बिल्कुल जनाब, ये पूरी कैलकुलेशन मुनीबा मैंने उसी लिए की हुई है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आप जब रैंकिंग करते हो तो मुझे बताएं जरा, पहला रैंक किसको आएगा, आपने सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करना है, आपने कहना है कि सबसे पहले तो मैं अपने प्रोडक्ट सी को मैन्युफैक्चर करूंगी क्योंकि ये मेरे कैपिटल पे सबसे ज्यादा रिटर्न देगा मुझे, है ना। फर्स्ट मेरा हो जाएगा कैपिटल प्रोडक्ट सी, फिर सेकंड हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट बी, और फिर उसके बाद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, फिर मेरा हो जाएगा बी। तो सी ए बी की ऑर्डर में अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। यहां तक मुझे बताइए सबको क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर हो गया? चले अब जरा जल्दी से, अब जरा मैं आपको इस बारे में बता दूं कि देखें, आपको याद होगा जब हम ऊपर पढ़े थे रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब हम जब कैलकुलेट पढ़ रहे थे रेलेवेंट कॉस्ट, तो उसमें आपको याद होगा हमने एक ये बेसिक अजम्पशन पढ़ी है कि या तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कांस्टेंट है या जीरो है। याद है हमने एक वहां पे बेसिक अजम्पशन पढ़ी थी कि जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो यूनिट्स सोल्ड होंगे। क्लियर होगी बात? तो अब आपने जो प्रोडक्शन प्लान के अंदर ओपनिंग स्टॉक को टोटली इग्नोर कर देना, आपने ये कहना है, आपने ये बात कहनी है कि भाई ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स 50 यूनिट्स ओपनिंग में है, 50 यूनिट्स क्लोजिंग में है। तो हमने तो अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान किसका बनाना है, अदर देन ओपनिंग स्टॉक का बनाना है ना। अब हमने जो ये कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास रैंकिंग आ गई। अब हमने जो ये मिनिमम, ये जो डिमांड इन यूनिट्स है ना, ये जो है फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट ए की बात कर रही हूँ, ठीक है, ताकि समझा दूं इसको। हम ये बात कह रहे हैं करंट मंथ की, करंट पीरियड की डिमांड कितनी है, 1500, ठीक है। या पहले पहले प्रोडक्ट सी है ना, प्रोडक्ट सी के ऊपर आ जाते हैं, प्रोडक्ट सी की पहली रैंकिंग है, ठीक है। जो 3700 यूनिट्स है ना, मैं आपको ये कह रही हूँ ये तो हो गई टोटल यूनिट सोल्ड, है ना। ये तो हमने यूनिट्स जो सेल करने हैं वो है 3700 यूनिट्स। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने हैं, पॉइंट ये है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग के पूरे चैप्टर में ये बात कह रहे हैं कि या तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम है या जीरो है। तो वही बात हो जाती है ना, ओपनिंग भी जीरो है, क्लोजिंग भी जीरो है। तो होगा क्या, मैं अगर प्रोडक्ट सी का देखूं तो प्रोडक्ट सी के अंदर ये जो 3700 यूनिट्स हैं, ये तो है ना सेल्स के यूनिट्स, है ना, ये तो सेल्स के यूनिट्स है। हमें तो अपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में ये देखना है कि यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने हैं, यस और नो। तो अगर मैं ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, कौन से वाला, यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिट्स मेरे, मैंने सेल कितने करने 3700, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के लिए मुझे ये पता लग जाए कि मैंने मैक्सिमम यूनिट सी के यूनिट्स कितने
प्रोड्यूस करने हैं, तो मैं क्या कह रही हूँ, ओपनिंग 50 यूनिट्स है, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस मैंने फाइंड आउट करने हैं, क्लोजिंग यूनिट्स भी मेरे 50 हैं, तो मेरे पास है, मुझे बात बताइए मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, यूनिट सोल्ड या जो डिमांड है वही आपके यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड है। इज दैट क्लियर? मैंने अगर ये लिखा है कि भाई मुझे 3700 यूनिट्स अपने सेल करने हैं, मैक्सिमम मेरी डिमांड जो है प्रोडक्ट सी की इतनी है, तो मैंने प्रोड्यूस भी 3700 ही करने हैं। तो आपने अपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में क्या लेना है, आपने अपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में पहले तो ये मिनिमम जो गारंटीड यूनिट्स हैं इनको फुलफिल करने हैं। हम मुनीबा ये बेसिक अजम्पशन है ना हमारी डिसीजन मेकिंग की, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, हमने ये अजम्पशन पढ़ी हुई है रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर। किधर है assumptions? बल्कि सीवीपी में पड़ी हुई है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन में, पूरा उसी से रिलेट कर रहा है ना, सारा का सारा आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेट कर रहा है। तो किधर था, ये रहा, इधर था, ये किधर था, ये रहा, stocks are kept either at constant or at zero level, therefore it is assumed that production equals sales। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, हमने जो अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है उसमें प्रोडक्ट्स ए बी सी के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, उतने ही प्रोड्यूस करने हैं जितने सेल्स हैं, जितनी सेल करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जितने यूनिट्स हमारे, आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है, तो आपने उस चीज को ओपनिंग को इग्नोर करना है। चलें जी, जल्दी से मुझे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना के बताएं, किधर गया, ये रहा क्लास वर्क 20। अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी से मुझे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना के बताइए कैसे होगा। पहले आपने गारंटीड जो प्रोडक्शन है उसको आपने एंटरटेन करना है, फिर आपने सी ए और बी की ऑर्डर में डिमांड को फुलफिल करना है, रिमेनिंग डिमांड को फुलफिल करना है। याद रखिएगा 1500, 2200 और 3700 में से 100 यूनिट्स तो आप पहले ही एंटरटेन कर देंगे, जो रिमेनिंग होगा हम फिर जब सी की बात करेंगे तो फिर उसकी बात करेंगे 3600 यूनिट्स, ठीक है, और उसमें उसके ऊपर कैपिटल कितना, जरा ट्राई करें इसका किस तरह से बनाएंगे। 10:21 हो रहे हैं, 4 मिनट दे रही हूँ, 10:25 पे डिस्कशन करेंगे, जरा मैं देखूं आपको क्या कितना समझ में आया, आप कैपिटल को किस तरह से लगाएंगे। इसमें अब मेरी बात एक और से सुनिएगा, अब ये जो 1,52,700 और 72,842 ये भी तो आपके कैपिटल में से इस्तेमाल होंगे, है ना, बात समझ आ रही है, ये भी आपके कैपिटल में से ही यूटिलाइज होने हैं, तो जरा देखते हैं कि आप किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं।
हाँ जी, हो गया सॉल्व? जी बना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, सबने बना लिया? 2 मिनट चलें, जल्दी से ले लें। अगर तो बन रहा है तो गुड हो गया। टोटल आपके पास कितना अवेलेबल है फंड, ये पहले मुझे बता दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि सारे ठीक काम कर रहे हैं। आपके पास टोटल लिमिटिंग फैक्टर क्या है? फंड्स आपके, कैपिटल आपका, फाइनेंस। वेरी गुड मिनाहिल, आपने अपना काम शुरू कहाँ से करना है? 1.3 मिलियन से, जिसमें से पहले तो आप अपनी गारंटीड जो प्रोडक्शन है उसको निकाल लेंगे, फिर आप निकालेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, है ना? और फिर जो कैपिटल बचेगा वो बाकी प्रोडक्ट्स एबीसी के लिए। अच्छा, अगर मैं आज आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखूं 4 बजे, हाउ वुड इट बी? मतलब वुड इट बी फाइन फॉर यू गाइस? मैं चाह रही हूँ कि मैं हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ ताकि हमारा और थोड़ा स्पीड अप हो जाए कोर्स कवर करने के लिए। देखिए, हम असर की बात स्टार्ट करते हैं। टैक्स होती है 5.5 पर। अच्छा, तो अगर मैं 4.5 से 5.5 ले लूँ 1 घंटे की, 1 घंटे की 4.5 से 5.5। नहीं नहीं, अब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 5:30 बजे देखेंगे। वो तो फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी ना, उसमें ये है कि यही चीज मैं पढ़ाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, तो वो कंपलसरी ही है। मैं आपको ग्रुप पे ओके कर दूंगी। मैं एक दफा पैक से भी पूछ लूं कि कोई और क्लास तो नहीं होती। टेस्ट अपलोड नहीं हुआ? अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ, डीए से पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आई आस्क हिम। जी चले, हो गया सॉल्व? अच्छा शाहरुख, 7 चैप्टर्स इन 1 मंथ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कहीं पे भी हमने प्रैक्टिस को फोरगो किया है? बस ये मुझे बता दें। मेरे ख्याल से हर चीज हमने सोच समझ के पढ़ी है, कहीं पे भी हमने स्पीड तो नहीं दिखाई। हाँ जी। तो भाई मेरा जो टाइम है मैं तो उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। बस हमने एक्स्ट्रा संडेज को एक्स्ट्रा टाइम लगाया अब तक। तो मैंने दिन वीक में एक ही दिन 2 क्लासें मेन स्टडीज के लिए तो कभी नहीं ली। मैं आज भी आपको कह रही हूँ कि अगर मैं पहली दफा ले लूँ। ठीक है जनाब, आप उसको कीजिए, मैं वो मना बिल्कुल भी नहीं कर रही। हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल किस तरह बनेगा? यूनिट्स का कॉलम आ गया। नॉर्मली अगला कॉलम क्या होता है? लेबर या मशीन आवर्स, है ना? यहाँ पे हम कर देंगे फंड्स रिक्वायर्ड, है ना? और यहाँ पे क्या होगा? फंड्स या फाइनेंस अवेलेबल, है ना? अभी हमारा लिमिटिंग फैक्टर ये हो गया। क्लियर हो गई बात? अब हम अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अपना काम स्टार्ट कैसे करेंगे? 8 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल आपका इन हैंड है, और आप मैक्सिमम बोरोइंग कितनी कर सकते हैं? 5 लाख की। तो टोटल आपके पास फंड कितना अवेलेबल है? आपके पास टोटल फंड अवेलेबल है 1.3 मिलियन। इज दैट क्लियर? अब इसमें से किसी भी ऑर्डर में कोई ऑर्डर वाला मसला नहीं है। पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस के पैसे निकाल लें, या पहले आप गारंटीड मिनिमम के पैसे निकालें, प्रोडक्शन के निकालें, मर्जी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे? हमारे पास, अब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, अब हमें ये बात पता है कि भाई आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो कि इनकर होना ही होना है, तो कैपिटल में से, फाइनेंस में से पहले तो आप इसकी डिडक्शन करेंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है 152,700 है ना, 152,700 आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद 114,300। फिर इसी तरह से मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी इनकर होने ही होने, हम प्रोडक्शन भले जितनी करें 72,842, ठीक है 72,842। तो आपके पास फंड्स अवेलेबल कितने हो जाएंगे ये डिडक्शन करने के बाद 1074476। फिर उसके बाद जो आपकी गारंटीड प्रोडक्शन है वो क्या है, गारंटीड प्रोडक्शन आपको उसने ये बता दिया कि भाई आपने हर प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स तो मैन्युफैक्चर करने ही करने हैं, ठीक है ए बी और सी के, ठीक है जनाब। वो क्या कह रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 100 यूनिट्स। तो जनाब अब हम जरा कर लेते हैं 100 100 100। मुझे अब आप बताइए प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है, कितना फंड रिक्वायर्ड है, 172 प्लस 76 पर यूनिट है ना, 172 प्लस 76 पर यूनिट। अनस बच्चे इस पूरे सिनेरियो में हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ही बनाते हैं। आप देख लो जितने भी सवाल हमने किए हैं उसमें वो यही कह रहा है ना, प्रिपेयर प्रोडक्ट सेल्स मिक्स दैट कैन जनरेट मैक्सिमम नेट प्रॉफिट। तो वो क्या होता है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ही तो है कि आप किस रेशियो में, आप किस तरीके से कितने यूनिट्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी के मैन्युफैक्चर करोगे तो आपका सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट होगा या कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि कितने फंड्स रिक्वायर्ड है। 100 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करने हैं, 172 प्लस 76 ये खर्चा आपने कवर करना ही करना है। तो कितने कितने पैसे जो है इस गारंटीड मिनिमम प्रोडक्शन में लग जाएंगे ए के, वो लग जाएंगे 24,800। जी बिल्कुल बेटा, पर एनम दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर एनम, तो वो आपने खर्चे करना ही करना है। तो ये भी तो कैपिटल में से पैसे इसके भी तो लगेंगे ना। तो पहले प्रेफरेंस तो फिक्स कॉस्ट, तो आपकी फिक्स कॉस्ट से तो आपका कैपिटल कम होगा ना, कैश जितना भी आपके पास पड़ा हुआ है या कन्वर्टेबल इनटू कैश जितने भी एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करके आपने अपनी फिक्स कॉस्ट पे करनी ही करनी है। और फिर जो पैसे बच जाएंगे वो फिर हम उन्हीं को, वो फिर हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा ना कि अब हमारे पास प्रोडक्ट ए बी सी, अब हम प्रोडक्ट ए बी सी को कम ज्यादा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो रिमेनिंग आपके पास कैपिटल बच गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर उसके बाद हम बी के ऊपर आते हैं, बी का 172 प्लस 173 पर यूनिट है ना, पर यूनिट आपके पास है 72 842 है, अच्छा 842 चले वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करने हैं अगेन प्रोडक्ट बी के, 172 प्लस 173 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतनी है तो आपको कितना फंड रिक्वायर होगा प्रोडक्ट बी के लिए, वो इतना रिक्वायर होगा। इस तरह से सी के 172 प्लस 32, ठीक है 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 172 प्लस 32, इज दैट क्लियर। तो टोटल 20,400 कैश आपको रिक्वायर्ड है मुनीबा, और बाकी सब आपने इसी तरह से सॉल्व किया है। तो आप फिर फंड्स अवेलेबल के बैलेंस को जरा अपडेट करते रहें, ठीक है बैलेंस को अपडेट करते रहें। किस तरह से अपडेट करेंगे, 1074458 में से 24,800 ए पे लग गया, पीछे बच गया 1049658, 1049658 में से 34,500 बी पे लग गया पैसा, पीछे बच गया 1015, 1015158 में से 20,400 सी पे लग गया, पीछे बच गया 9,94,000। अब हम प्रोडक्शन करेंगे एज पर रैंकिंग है ना। अब हम उनके रिटर्न को सामने रखते हुए कि भाई हमें 1 रुपए की कॉस्ट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। अब हमने ये कहा कि पहले हम सी को एंटरटेन करेंगे, फिर ए को करेंगे, फिर बी को करेंगे है ना। अब सी की टोटल डिमांड है 3700 है ना, टोटल सेल्स हमें करनी है 3700 और सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन है। ये आपने बात अपनी अजम्पशन अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, राइट। तो 3700 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स तो आपने ऊपर कंसिडर कर लिए है ना। तो मैं क्या करूंगी, अब जो मैं यहाँ पे लूंगी वो कितने लूंगी 3600 है ना। अब मुझे बताइए 3600 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वही, अब दोबारा से फंड्स कितने रिक्वायर्ड है 172 प्लस 32, ठीक है। अब हमने क्या लेना है 172 प्लस 32, हम ये कहेंगे फंड्स रिक्वायर्ड है 734,400। तो हम जरा अपना अवेलेबल बैलेंस फिर इससे डिडक्ट कर लेते हैं। अब ए और बी के लिए हमारे पास कितना कैपिटल रह जाएगा 260,358। तो अब हम जरा ना ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करेंगे सारे काम, ठीक है।
जरा ए के मुझे बताइए, ए के 1500 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करने हैं, जिसमें से 100 यूनिट्स तो गारंटीड में निकल गए, बाकी बच गया 1400। जरा 1400 का बताइए फंड रिक्वायर्ड है कितना? 172 प्लस 76 इंटू 1400, कितना फंड रिक्वायर्ड है? पहले जरा ये कैलकुलेशन करके मुझे बताएं कैलकुलेटर में। एक यूनिट पे टोटल रिक्वायर्ड है 172 प्लस 76, 347,200, ठीक है, 347,200। क्या मेरे पास इतना सफिशिएंट फंड अवेलेबल है? नहीं, है ना। मेरे पास इतना सफिशिएंट फंड जब अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं किस तरीके से काम करूंगी, अब मुझे थोड़ा सा जो है चीजों को देखे लेकर मतलब कंसिडर करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। मेरे पास अब मटेरियल बी के लिए 260,358 रुपीज ही अवेलेबल है ना। तो जरा मैं नीचे वर्कआउट करती हूँ, यानी कि बी तो मुझे लग रहा है मैं प्रोड्यूस कर ही नहीं सकूंगी एज पर रैंकिंग, है ना। मुझे आप बताइए 260,358 रुपीज को यूज करते हुए मैं कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ? मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 172 प्लस 76। जरा मैं वर्कआउट करूं कि भाई मेरे पास डेसिमल्स में तो नहीं आंसर आ रहा, कितना आंसर आ रहा है? 1049.8। अब या तो आप 1050 यूनिट्स लोगे, है ना, या फिर आप कितने लोगे? 1049 यूनिट्स। क्या लोगे? 1049 ही लेंगे ना, है ना। 1049 ही लेंगे कि भाई पूरे 1050 यूनिट्स तो हम मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने इसमें क्या ले लिया? 260,358 अब आपके पास अवेलेबल बैलेंस है। 260,358 डिवाइडेड बाय आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 172 प्लस 76, ठीक है, 172 प्लस 76, है ना। कितने लोगे? 1049 यूनिट्स। क्या लोगे? 1049 ही लेंगे ना, है ना। 1049 ही लेंगे कि भाई पूरे 1050 यूनिट्स तो हम मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने इसमें क्या ले लिया? 260,358 अब आपके पास अवेलेबल बैलेंस है। 260,358 डिवाइडेड बाय आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 172 प्लस 76, ठीक है, 172 प्लस 76। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? को यूज करके करते हो तो आपने याद रखिएगा 1049 ही लेना है। 1050 इसलिए नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे हम पूरे 1050 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते, फंड इतने अवेलेबल ही नहीं है ना, तो हम यहाँ पे राउंड डाउन ही करेंगे। लॉजिकली बात है ना। ठीक है, कंप्लीट करने का समझे कि पैसा ही नहीं है, ले भी ले कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से एग्जामिनर को उसको मार्क करना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा लॉजिकल क्या बनता है? हम कितने कंप्लीट यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? 1049, तो हम 1049 ही लेंगे, ठीक है। 1049 यूनिट्स जो है वो हमने मैन्युफैक्चर करने, तो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं? टोटल फंड्स रिक्वायर्ड है नहीं नहीं नहीं, 100 यूनिट्स तो यहाँ पे ऑलरेडी हुए हुए हैं ना बेटा। देखो 100 यूनिट्स यहाँ पे एक हैं, 1049 तो वैसे ही कम है ना।
टोटल देखिए कितने हमें यूनिट्स डिमांड चाहिए, हमें 1500 यूनिट्स चाहिए। अगर हमारे हम लोग ए 100% एंटरटेन करते हैं तो फिर हम यहाँ पे 1400 लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये तो वैसे ही 1400 से कम है, ये तो वैसे ही 1400 से कम मैन्युफैक्चर हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चर करने चाहिए थे 1400, लेकिन बिकॉज ऑफ योर डिलिमिटिंग फैक्टर अब आप 1049 ही मैन्युफैक्चर करोगे प्रोडक्शन एज पर रैंकिंग में। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है फिर ए की? वो हो रही है 1149 की, ठीक है, आउट ऑफ 1500। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1050 भी ले लेते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन लॉजिकली या प्रैक्टिकली देखो तो वो थोड़ी गलत लगता है ना। 172 प्लस 76, तो यहाँ पे आपके फंड यूटिलाइज कितने हो जाएंगे? 260152, तो थोड़ा सा फंड आपके पास बच जाएगा। बेसिक भी 206 रुपए बचते हैं कैपिटल के, ये इनसफिशिएंट है टू मैन्युफैक्चर वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। यानी कि 150 यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेगा, वो 1049 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हिसाब है आपके पास? बी के लिए इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल। आप बी जो है वो बिल्कुल भी मैन्युफैक्चर नहीं करने के पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? तो ये आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन गया है ना, ये आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन गया। आप ये कह रहे हैं जी प्रोडक्शन बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट को हम अज्यूम नहीं कर रहे यहाँ पे, अपनी फंड्स के अंदर डिडक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरेस्ट नॉर्मली अक्रूवल बेसिस पे होता है, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने यहाँ पे 1.3 मिलियन में से एडमिन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस किए हैं, उनकी तो पेमेंट होते हुए हमने दिखाई है, लेकिन हमने इंटरेस्ट की पेमेंट होते हुए दिखाई नहीं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इंटरेस्ट इज नॉर्मली पेड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो किसी भी एक साल का इंटरेस्ट जो है ना वो उस साल की 1.3 मिलियन से डिडक्ट नहीं हो रहा। और हमने इसी करंट ईयर का हमने डिटरमिन करना है ना, करंट ईयर का हम कह रहे हैं कि भाई ये हम लोग का नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो करंट ईयर में आपके पास क्या पोजीशन है? अगर करंट ईयर में अगर आप रनिंग फाइनेंस में जाते हो तो उसकी पेमेंट अगले साल होगी, ठीक है। हो सकता है पिछले साल हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पिछले साल की 24% की पेमेंट तो होगी ना, वो तो हमें अगर क्वेश्चन में देगा तो फिर हम कहेंगे। हो सकता है हमने रनिंग फाइनेंस इसी साल लिया हो, हमें क्या पता, ठीक है। तो उसको बिल्कुल सिंपल रहेंगे, इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस मेंशन अदरवाइज, अनलेस उन्होंने क्लियर कट दिया हो कि पिछले साल का जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का इम्पैक्ट हमारा करंट ईयर में पड़ेगा, तो क्या हमारा प्रोडक्शन प्लान होगा। नहीं है वो, फिर अजम्पशन के बेसिस पे तो फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मंथली पेमेंट भी हो सकती है इंटरेस्ट की। क्यों? अजम्पशन के बेसिस पे तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, ठीक है। अजम्पशन की बेसिस पे तो आप ये भी कह सकते हैं कि 24% पर एनम है, लेकिन उसकी पेमेंट मंथली होती है। नॉर्मली हम यही देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में वो डिडक्शन जो है वो आपके बैंक अकाउंट से नॉर्मली मंथली करे, लेकिन क्यों उसमें जाए जब कुछ लिखा हुआ नहीं है? हो सकता है क्वार्टरली पेमेंट्स हो सकता है सेमी एनुअली हो। हम सिंपल रखेंगे, हम कहेंगे इसका इम्पैक्ट अगले साल ही आएगा। इवनिंग में हम इंशाल्लाह इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इवनिंग की क्लास अगेन एवरीबडी इज ओके विद इट? किसी को कोई जेन्युइन रीजन तो नहीं है? 4:30 से 5:30 एंड 5:30 मींस 5:30। मैं इंशाल्लाह 5:30 से हो सकता है 5 मिनट पहले ही मतलब बंद कर दूं कि टैक्सी क्लास है आप लोग, मैं इतना ज्यादा जुल्म नहीं करना चाहूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो आज अभी वाली क्लास में भी मैं टाइम पे ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जी मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। बस थोड़ी सी देखें, आखिरी हफ्ता रह गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। आखिरी हफ्ता रह गया तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करें। और जहां तक मैं समझती हूँ ये इतने सिंपल और इतने लॉजिकल चैप्टर्स हैं कि इसमें आप लोगों को होपफुली प्रॉब्लम आ भी नहीं रही है ना। और मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों से क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तो गुड इनफ। आगे वो क्या कह रहा है? प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर सजेस्टेड प्रोडक्ट मिक्स। हाँ जी, कैलकुलेट हो जाएगा टोटल प्रॉफिट और लॉस। या इसको जल्दी से सोल्यूशन से ही देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। क्या है इसमें? आपने अपने प्रोडक्ट जो मिक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है, क्या मतलब हुआ? आप टोटल प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 1149 है ना। टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 1149। बी के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 100 ही है ना। और सी के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? वही 3700 पूरे के पूरे। तो इन यूनिट्स इन आइटम्स को और जो है वो एडमिन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को इस्तेमाल करके यूटिलाइज करके, अब मेरी बात याद रखिएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है उसमें हम कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को नहीं देखते, वो हम अक्रूवल बेसिस पे बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है नहीं आता वो हम देख लेते हैं। स्पून फीडिंग कराई है, अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से स्पून फीडिंग का थोड़ा सा बेनिफिट भी हुआ है कि आप लोगों को एटलीस्ट बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस ये मेन चीज है ना। ये देखें, अब आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो उसमें आपने ये बात नहीं कहनी कि जी 5 लाख का जो 24% है वो तो फिर हम अगले साल पे करेंगे ना, वो तो हम अगले साल पे करेंगे, उसमें तो अगले साल फंड कम होगा। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट एक्सपेंस करंट ईयर का करंट ईयर में ही अक्रू होगा। इज दैट क्लियर? और हम इस पूरे सिनेरियो में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपना पूरा रनिंग फाइनेंस भी यूटिलाइज करना है। इज दैट क्लियर? हमने टोटल अवेलेबल फंड में ये 5 लाख भी तो लिए ना, तो हम क्या कह रहे हैं, 8 लाख तो हमारा अपना वर्किंग कैपिटल है, 5 लाख अगर हम वो वाला भी ले लें जो कि हमने बैंक से उधार लेने का मैक्सिमम हमारा लिमिट है, तो फिर हमारी प्रोडक्शन प्लान क्या होगा? क्लियर होगी बात? तो ए के 1149 यूनिट्स, बी के 100 यूनिट्स और सी के पूरे 3700 यूनिट्स। अगर हम इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को यूज करते हैं तो अगेन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह हम कंट्रीब्यूशन ले लें पर यूनिट, वही वाली बात हो जाएगी, है ना? तो आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन में से अब आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीजें? एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं? पूरे 5 लाख आपने यूटिलाइज किए हैं रनिंग फाइनेंस के, है ना? ए बी और सी को मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरे 5 लाख आपने यूटिलाइज किए हैं, ठीक है? चले जी, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 23,688। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया पार्ट, ये मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। चले जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से ये इसमें चले, इसको मैं बाद में आपको रीड कराती हूँ। क्लास वर्क नंबर 21 पर आ जाते हैं, ठीक है? क्लास वर्क नंबर 21 मेरे ख्याल से आप अपना कर सकते हैं। मेक और बाय, मुझे लग रहा है कि ये मेक और बाय के उसमें अब हम जा रहे हैं। बस गिव मी अ मिनट, लेट मी सी, इसमें उन्होंने हेडिंग नहीं डाली, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा इसको देख के फिर इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? खुद मैन्युफैक्चर करें या बाहर से बाय करें। चले जनाब, तो एक काम ये करते हैं, मैं आपको मेक और बाय के भी स्टेप्स बता देती हूँ। इसमें बस एक की पॉइंट जरा देख लेते हैं, ठीक है? जो हमारे इस जो है वो लिमिटिंग फैक्टर वाले जो क्वेश्चन है उससे रिलेट कर रहा है। बाकी में जो है ना थोड़ा सा फिर वो आ जाता है मेक और बाय, जो हमारा सेकंड स्टेप है, अपना सेकंड हमारा पोर्शन है ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का, कि मेक प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करे या बाहर से बाय करे, ठीक है? तो वो मुझे अगले सारे सवाल जो है ना तकरीबन उसी के नजर आ रहे हैं। फॉलोइंग सिचुएशन, हाँ ये मुझे लग रहा है कि मैं क्लास ऑफ 23 जो है ना वो मैं आपको होम असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है? चले, तो जरा इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। इफ टू प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स आर द सेम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है? तो हमने फिर क्या किस चीज को कंसिडर करना है? क्लास वर्क 19 डिस्कस कर ले, अभी कर तो दिया हमने। क्लास वर्क 19 में मैं आपसे पूछा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है, आपने कहा था नहीं है। क्लास 19
अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हिसाब किताब है। शाहरुख बच्चे अभी जरा इसको देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा वही कहना चाह रहे थे, रिक्वेस्ट आपकी वो थी। ओहो अच्छा चले, अभी हम थोड़ा आगे निकल गए ना, तो थोड़ा फ्लो में ही मुझे रहने दे, ठीक है। बात हमारी कुछ यूं हो रही है कि हम अपनी रैंकिंग जो है ना सीएम पर यूनिट के बेसिस पे नहीं करते, बल्कि हम किसके बेसिस पे करते हैं, सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर वट एवर दैट इज, है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। हम अपनी रैंकिंग करते हैं ऑन दिस बेसिस। अब सवाल ये उठता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ए बी और सी, और कुछ होता क्यों है कि सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्ट ए का भी 10 रुपी है फॉर एग्जाम्पल पर मशीन आवर, ठीक है, मशीन आवर्स फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड है। प्रोडक्ट बी भी 10 रुपए पर मशीन आवर कमा रहा है, क्लियर होगी बात। और प्रोडक्ट सी कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए पर मशीन आवर। तो अब इसके अंदर सवाल ये उठता है कि भाई हमने तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, अब हम इसको किस तरीके से डिटरमिन करेंगे, प्रोडक्ट ए और बी के सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो अब हम किस तरीके से ए और बी के दरमियान डिसाइड करेंगे। तो फिर वो क्वेश्चन में आपको कोई नॉन, अभी फाइनेंशियल हो गया ना, ये तो फाइनेंशियल चीजें हो गई सारी, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है। फिर हम ए और बी के दरमियान डिसाइड करेंगे, वी विल रैंक ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। फिर ऐसी बात है, जब हम फाइनेंस के बेसिस पे, फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पे इसको कंसिडर करते हैं, तो वो तो दोनों की सेम रैंकिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन सेम रैंकिंग हो नहीं सकती, लिमिटिंग फैक्टर में आपने हर हाल में किसी न किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे पे फोकियत देनी है, प्रेफरेंस देनी है। तो ए और बी में किसको किस पे फोकियत है, उसके लिए फिर हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है ना, वो कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, वो आपको क्लियर कट गिवन होगा, पता लग जाएगा आपको। दे विल बी कंसिडर्ड फॉर सेटिंग योर प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ये जो आगे इन्होंने क्लास ऑफ नंबर 22 वगैरह किया हुआ है, ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि इसमें फिर मेक और बाय वाला सिचुएशन भी आ जाएगा। तो इस वजह से पहले हम जरा मेक और बाय के रूल्स पढ़ ले, ठीक है, ठीक है ना। मेक और बाय के हम रूल्स पढ़ लेते हैं। मेक और बाय के रूल्स, मेक और बाय का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 5 है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो मैं जरा आपको मेक और बाय के रूल्स पढ़ाऊंगी, फिर हम वापस से इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि पैक हैंडबुक का ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है, हम डिफरेंट तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास अब अगला जो हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी स्टडीज के अंदर, वो है मेक और बाय डिसीजंस, ठीक है। चले, मेक और बाय डिसीजंस के अंदर अब हमारे पास 2 पोर्शन है, ये हमारा सेकंड जो कैटेगरी है ना, ये वो आ जाती है, ठीक है। मेक और बाय डिसीजंस के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अगर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है और अब उसी एक प्रोडक्ट के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको खुद मैन्युफैक्चर करें या हम इसको बाहर से खरीदें, ठीक है। तो मुझे जरा सोचकर बताइएगा उसमें हमारा बेसिक रूल क्या बनना चाहिए अगर हमारे पास बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो फिर उसमें हमारा रूल क्या होना चाहिए, या तो हम उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करें या बाहर से खरीदें, क्या रूल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। चीपेस्ट ऑप्शन बच्चे नहीं बेटा, अभी तो आप डिसाइड कर रहे हो कि मेक कर खुद मैन्युफैक्चर करना है या बाय करना है, उसमें रूल क्या होगा। रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये कर देखना है कि अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है। जो कम खर्चे वाला होगा वही आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बात समझ आ रही है ना, जो कम खर्चे वाला होगा वही आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये रहा, you have to consider making independently and buying independently, cost already incurred for current production is the historic cost या sunk cost। ये तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना
कि अगर आपने कोई कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ली हुई है तो वो आपकी हिस्टोरिक या सन कॉस्ट है, उसको तो आपने इररेलेवेंट करना है फॉर फ्यूचर डिसीजंस, ठीक है। फिर सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट इफ एनी टू बी कंसिडर्ड विद इन द डिसीजन, फॉर एग्जांपल लर्निंग कर्व इन मेकिंग, याद है ना आपको, आपको ये बात पता है कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करते हुए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लर्निंग, आप लर्निंग आपकी लेबर की होती रहती है, तो क्या होता है फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड आपका लेबर कॉस्ट कम लगती रहती है ना, तो वो जो आपके पास कॉस्ट सेविंग है वो भी आप फिर उस डिसीजन में कंसिडर करोगे। सिमिलरली आपको ये बात पता है कि अगर आप जो हो बाय करते हो, है ना, अगर आप खरीदते हो रेडीमेड कोई आइटम तो आपको उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जो कि प्रोडक्शन में नहीं मिलेगा, तो वो भी आपकी क्या होगी फिर रेलेवेंट हो जाएगी इन डिसीजन मेकिंग, है ना, तो वो भी फिर आपने उसको कंसिडर करना है, ठीक है ना। इधर यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, इसको फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको यहाँ से पढ़ाऊं या फिर चलें, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिंगल प्रोडक्ट का, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ रूल्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हिसाब किताब है, अब आपने ये देखना है, अब आप 3 प्रोडक्ट्स में डील करते हो, यानी कि आपका जो फिनिश्ड आउटपुट है वो 3 है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, आप 3 यूनिट जो है वो बेचते हैं। अब आप ये काम कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट ए को खुद मैन्युफैक्चर करने के बजाय बाहर से खरीदें और उसको आगे बेच दें, प्रोडक्ट बी को खुद मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्ट सी को खुद मैन्युफैक्चर करें या बाहर से बेच दें। बात समझ आ गई, यानी कि अब आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि इन तीनों प्रोडक्ट्स में अब आपने डिसाइड करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स को मैं बाहर से बेच के खरीद के आगे बेचूं, कौन से प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करके आगे बेचूं, तो मेरी पूरी एंटिटी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बात समझ आ रही, वही बात है जो ब्रेक इवन सेल्स वाली बात है। हमने हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअली नहीं देखना कि हमें हर प्रोडक्ट में इंडिविजुअली चीपेस्ट ऑप्शन क्या पड़ेगा, हमने पूरी एंटिटी को एज अ होल देखना है कि मैं अगर प्रोडक्ट ए को, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ए को अगर इंडिपेंडेंटली देखा तो मैंने ये डिटरमिन किया कि भाई मैं प्रोडक्ट ए को अगर खुद खरीदती हूँ रेडीमेड और फिर आगे बेचती हूँ तो प्रोडक्ट ए में मुझे फायदा होगा, लेकिन हो सकता है ओवरऑल मुझे वो इस तरह का कोई काम हो रहा कि मुझे ओवरऑल उसका नुकसान ही पड़ रहा हो। आपने पूरी एंटिटी को एज अ होल देखना है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्योंकि यहाँ पे मिक्स विद, हम यहाँ पे करेंगे मिक्स विद लिमिटिंग फैक्टर, तो इसलिए मैं आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मेक और बाय डिसीजंस का थोड़ा सा आपको हवाला दे रही हूँ, ठीक है। इसमें भी फिर लिमिटिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इस वजह से फिर इसको हमने रूल्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और आगे हम क्लास वर्क जो वो है 22 है, कौन सा जो हम अभी कर रहे थे 21, तो मैंने आपको कहा, हाँ 21 है ना, क्लास 21 से फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर उसमें हमने क्या करना है, फॉलो द सेम स्टेप्स अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा। ये कॉपी करें फिर इसको डिस्कस करते हैं।
बेसिकली ये चीज करने के बाद ना हम लोग अपना एक किस्म का मेक और बाय डिसीजंस का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे और अपना जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको मेक और बाय में इनकॉर्पोरेट करना भी हमें आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम में करते हैं, 11 बज गए, तो एक्स्ट्रा क्लास हम इंशाल्लाह फिर मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ, हम एक्स्ट्रा क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मेक और बाय डिसीजंस भी हमारा कवर हो जाएगा और मेक और बाय डिसीजंस विद लिमिटिंग फैक्टर भी हमारा कवर हो जाएगा, जो चीज अभी हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, 4:30 पे इंशाल्लाह हम आज मिलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन का मैसेज आप देख लीजिएगा ग्रुप में। होमवर्क अभी तो नहीं है, लेकिन शाम को फिर मैं दूंगी। जी बिल्कुल, मैं टेस्ट भी आपका अपलोड करवाती हूँ इंशाल्लाह। फिर शाम को 4:30 बजे मिलते हैं। शाहरुख, आप मुझे बताओ क्या मसला था क्लास वर्क 19 में? ये चैप्टर इंशाल्लाह वेंसडे, कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली परसों विद एम्पल प्रैक्टिस, थर्सडे। इसमें हमारे पास सिर्फ दो और चीजें रह गई, एक तो कंटिन्यू और शट डाउन है, उसमें मैंने आपको बस एक छोटी सी चीज लिखवानी है, वो हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा रूल है, वो खुद ही आप कर लेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन थोड़ा एक रह गया, उसके बाद फिर इंशाल्लाह टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एनपीवी आईआरआर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। जी जनाब, बताइए क्या पॉइंट है? आप पहले मुझे बताएं क्लास वर्क 19 में क्या है, उसका पार्ट बी समझा दें। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है? सपोज दैट, चले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है दे कैन लीव फॉर ऑडिट। ठीक है,